रोटी बना रहा है तो कोई जूस में यूरिन मिला रहा है, कोई मसाज कर रहा है थूक से। लगातार ऐसे वीडियोस देखने के बाद मन में कई सवाल आपके भी उठते होंगे और आप सोचते होंगे कि यह हो क्या रहा है, ये कर कौन रहा है, इसके पीछे साजिश किसकी है। ऐसे ही कुछ सवालों के साथ दरअसल यूरिन और थूक जिहाद के विरोध में आज गाजियाबाद के लोनी टीला शाहबाजपुर गांव के शिव मंदिरों में महापंचायत बुलाई गई। महापंचायत में साध्वी प्राची से लेकर लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर भी पहुंचे और महापंचायत में आए संतों ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर लोनी के विधायक और उस समय मौजूद एसीपी को एक ज्ञापन सौंपा है। महापंचायत में आई साध्वी प्राची ने अपने तीखे बोलों से जिहादियों पर निशाना साधा और कहा कि बाहर किसी व्यक्ति से सामान खरीदने से पहले उसे रोको, पूछो, जानो, जवाब ना दे तो फिर ठोको। यह साध्वी प्राची की भाषा है जो उन्होंने महापंचायत में इस्तेमाल की है। उन्होंने कहा फादर और चादर के साथ हिंदुओं के गद्दारों से सनातनियों के धर्म भ्रष्ट करने की तैयारी चल रही है और वो यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि साजिश को बेनकाब करके दिखाना है, जातियों की दीवारों को तोड़कर चादर फादर को हटाइए, अब सनातनियों को बचाइए। अभी कुछ दिनों पहले ही गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और उन्होंने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन करते हुए जिक्र किया था कुछ घटनाओं का जो आपके मोबाइल फोन में स्क्रॉल करने के दौरान आपकी टेलीविजन पर भी आ रही हैं। उन्होंने कहा था कि ये जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट खुल रहा है यहां पर वो हापुड़ वाला जूस नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा था कि इस रेस्टोरेंट में थूक वाली रोटी नहीं मिलेगी। यह सवाल बड़ा है जिसको लेकर तमाम लोगों के मन में एक संशय है और यह सवाल प्राइम एजेंडा का भी है कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, और है तो ये कर कौन रहा है। क्योंकि अगर सवाल सिर्फ मानसिकता पर हम छोड़ देंगे तो चर्चा यह हो जाएगी कि 1 2 3 4 5 6 कैसे। चलिए चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले यहां पर अहम सवाल जो मैंने आपको बताए, जो जरूरी है, जो बड़े हैं, जिन पर आज की चर्चा होगी। चर्चा की शुरुआत करेंगे खास मेहमानों से, आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ आज की चर्चा में कुछ खास मेहमान जुड़ गए जो आपकी अब स्क्रीन पर आ जाएंगे। हमारे साथ इस खास चर्चा में महंत धर्मेंद्र गिरी जी हैं, हिंदू धर्मगुरु, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ प्रदीप भटनागर है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता के तौर पर दमदारी के साथ बीजेपी की बात रखते हैं। हमारे साथ हैदर अली हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हैदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डीपी यादव हैं, समाजवादी पार्टी की आवाज, जो समाजवादी पार्टी का पक्ष दमदारी के साथ, हिम्मत के साथ रखते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। यहां पर सबसे पहले प्रदीप भटनागर जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। लोनी में महापंचायत हुई, महापंचायत में कहा गया कि अगर किसी से कुछ खरीदना है तो पहले रोको, पूछो, जवाब ना दे तो ठोको। अब प्रदीप जी सबसे पहले जानना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर बीजेपी विधायक भी पहुंचे थे, ये महापंचायत क्या किसी भी तरह से कनेक्शन आपका है इससे? इस महापंचायत से क्या संदेश देश को और उन लोगों को मिला है? देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता, मुझे नहीं, ये पूछ करना मेरा काम नहीं है। मेरे को तो उम्मीद ये थी कि आप पहले समाजवादी पार्टी के नेता को बुलवा के उनकी प्रतिक्रिया लेके फिर आप मेरी लेते, तो शायद मुझे भी बोलने में बहुत अच्छा लगता। हाँ। और सवालों के जवाब भी अच्छे से देता। मगर आपने अगर शुरुआत उससे करी, धन्यवाद। हाँ। मैं इस बात को मैं धन्यवाद करता हूँ। देखिए, किस प्रकार से आज जो धर्म महापंचायत हुई, नौबती क्यों पड़ी ऐसी पंचायत करने की? सबसे बड़ी बात तो विषय ये कि नौबती क्यों पड़ी। तो आज इस प्रकार से वीडियो जारी हो रहे हैं जगह जगह, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में, देश में जिस प्रकार से वीडियो आ रही है वो सबको दिख रही है। और अभी हमने देखा भी, तिरुपति मंदिर का भी देखा, भी वहां के प्रसादम का भी देखा भी हमने। तो ये चीज बताती है, दर्शाती है कि कहीं सजग होना पड़ेगा कि ये क्या चाहता है ये इंसान, और खासतौर ये मुस्लिम समुदाय में जो जिहादपन चल रहा है, जो ये कर जा रहा है, इससे निजात कैसे मिलेगी। देखिए, मुझे लिखना चाहिए, मैं एक्स पे काफी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैं बोलता भी हूँ और लिखता भी हूँ कि बताता हूँ कि भाई इस समुदाय हो चाहे किसी भी समुदाय का हो, ये नदी जो उल्टी बह रही है सीधी करे इसको, ये समाज के लिए अच्छा नहीं है।
जो भी भड़काने का काम कर रहा है, जो जिस टाइप के जिहाद का काम सिखा रहा है, तो ठीक नहीं है। समाज को सुधारना पड़ेगा, अपनी पीढ़ी को, चाहे वो विशेष तौर पे मुसलमान हो या हिंदू हो। अगर हाथ अगर इधर से चलेगा तो इधर से भी हाथ चलेगा तो ताली बजेगी। बिल्कुल, तो ताली बजने की नौबत ही क्यों आए? हाँ। तो जो देश में, जो हमारे परिवार के अंदर या मोहल्ले के अंदर, कॉलोनियों में, गांव में जो पंचायतें होती हैं, बुढ़े बुजुर्ग बैठती हैं, उनको समझाना पड़ेगा कि पीढ़ी जो तुम्हारी ये गलत राह पे जा रही है। आप ये और छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, आज जिस प्रकार से रेलवे ट्रैक के ऊपर कभी पाइप, कभी पत्थर, कभी उसके रॉड निकाल देनी, कभी उसके लॉक निकाल देने, ये क्या चल रहा है? ये कौन सा जिहाद का नाम देंगे इसको? आज दिन आज हर नाम पे जिहाद आ रहा है। और ऐसा क्यों कि मुस्लिम समुदाय टारगेट हो रहा है, और मुस्लिम समुदाय का परिवार का ही क्यों है, वो मुसलमान ही क्यों है? तो ये चीज समझने वाली है। हाँ। और देश को भी और मुस्लिम समुदाय के बुजुर्गों को भी समझाना अपनी पीढ़ी को पड़ेगा। हाँ। और इस देश के बारे में बताना पड़ेगा कि मेरा बाप, मेरे बाप का बाप और वंश इसी हिंदुस्तान की धरती पर सपुर्दे खाक हुआ है, और हमें तुम्हें भी होना है। बिल्कुल। हैदर अली जी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन हैदर जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ा सा आप वफादार बने। हाँ प्रदीप भाई मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। हैदर अली जी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा रुक कर आ रहा हूँ आपके पास, आपसे जवाब लूंगा। डीपी यादव भी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता है। डीपी यादव जी, सबसे पहले इस तरह की घटनाएं जो हैं, इन पर आप क्या कहेंगे कि जो लगातार बढ़ती जा रही हैं? क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का संज्ञान लिया और उन्होंने कोट करते हुए हापुड़ की घटना का और तमाम घटनाओं का जिक्र गोरखपुर से किया था। तो इसका मतलब है मामला बड़ा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का रुख क्या है इन तमाम घटनाओं को लेकर, जो महापंचायत हुई उसको लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी का रुख बहुत स्पष्ट है। समाजवादी पार्टी सर्वधर्म समभाव में विश्वास करती है। भारत विविधता में एकता वाला देश है। सभी धर्मों के लोग इस देश में रहते हैं और आपस में मिलजुल करके रहते हैं। लेकिन कुछ मानसिकता के लोग हैं जो कहीं न कहीं अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सांप्रदायिक दंगे करवाने का काम करते हैं इस देश में। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से सांप्रदायिकता की राजनीति किया है इस देश में। अगर किसी ने सांप्रदायिकता की राजनीति की शुरुआत की है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई हम लोग समझ चुके हैं। अगर मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में ये बोलते हैं कि इस रेस्टोरेंट में इस तरह का भोजन नहीं मिलेगा, इस तरह का खाना नहीं मिलेगा, तो क्या हापुड़ में उनकी जिम्मेदारी नहीं है इस प्रदेशवासियों के धर्म और आस्था के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ करने का जो दुस्साहस कर रहे हैं उनको रोकने का? किसकी जिम्मेदारी है ये भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार है, उसकी जिम्मेदारी है। आज हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो रही है, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो। कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी इस देश और प्रदेश के लोगों को आश्वासन नहीं दे पा रही है। कर कौन रहा है? दिया भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नफरत की राजनीति अब देश और प्रदेश में नहीं चलने वाली है। डीपी यादव जी, मेरा सवाल था सर, ये कर कौन रहा है? ये जिस तरह की वीडियोस आ रहे हैं, ये आप जो थूक रोटी में थूक लगा रहे हैं, समस्या यही है। सवाल आपने पूछा क्या और जवाब क्या आया? थोड़ा सवाल तो दोहरा दीजिए, थोड़ा सवाल पूछ लीजिए। बेचारे कहाँ से कहाँ प्रदीप जी, एक सेकंड बिहार पहुंच गए। प्रदीप भाई प्लीज, अभी आऊंगा ना आपके पास, अभी आपसे रिएक्शन लेने आऊंगा। डीपी यादव जी मेरी बात सुनिए, रुक जाइए सर, एक सेकंड। डीपी यादव जी, मेरा सवाल सर ये था, मेरा सवाल ये था कि सर ये लोग हैं कौन? अरे ऐसे मत करिए प्लीज प्रदीप जी। डीपी यादव जी रुकिए, एक सेकंड रुकिए। डीपी यादव जी, मेरा सवाल था कि ये वो हैं कौन लोग, ये कौन लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? डीपी यादव जी, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये देशद्रोही लोग हैं। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ, अब बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो रही है? डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो जिम्मेदारी किसकी है? कानून व्यवस्था का पालन कराना है। हाँ, ये बताइए किसकी जिम्मेदारी है जितेश जी? हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है ना? ठीक है। अब सर बात तो ये भी थी ना डीपी यादव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, हैदर अली जी के पास चलूंगा। सवाल ये भी था ना कि जब कार्रवाई इस तरह की होती है और होगी, तो यहाँ पर कई सारे तमाम लोग हैं जो आ जाएंगे, वो ये कहेंगे कि जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। ठीक है हैदर अली जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर सवाल ये है कि इसे एक नाम दे दिया गया है थूक जिहाद, और थूक जिहाद के नाम पर ये घटनाएं लगातार चल रही हैं, और अब महापंचायत होती है और महापंचायत से ही फरमान निकल कर आता है।
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और दूसरे लोग भी ऐसा प्रयास करते हैं कि इस तरीके की चीजों को एक वर्ग विशेष पे थोपने की। सबसे पहले मैं इस शेर के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि कोई राम कहता है, कोई रहमान कहता है, कोई राम कहता है, कोई रहमान कहता है। आग न लगाओ मजहब के नाम पर, हमारे खून की धाराओं में हिंदुस्तान बहता है। अभी आप एक सवाल कर रहे थे मुसलमानों को सिखाओ, आखिर ये प्रदीप जी प्लीज। देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, आदरणीय प्रवक्ता जी, मुझे आपका नाम नहीं पता है, लेकिन आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, सम्मानित है, इसलिए आप थोड़ा सा सम्मान से मेरी बात को धैर्य से सुनने का प्रयास करें। अभी आपका एक सवाल था, ये लोग कौन होते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, तिरुपतिनाथ में जो लड्डुओं में मिलावट की गई वो कौन लोग हैं? क्या उनका कोई ध्यान नहीं है? उनको कोई उंगली नहीं उठाने वाला है। वो सवाल छुपा दिए गए हैं। अरे इस देश में का एक नियम है, जो खाद्य विभाग है, जो हमारा फूड विभाग है, वो इस विभाग कार्रवाई करे। तिरुपतिनाथ में जिन लोगों ने मिलावट की उनके लिए भी कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। और यदि कोई मुसलमान थूक या पेशाब या इस तरीके की गंदगी करता है तो उसके लिए भी कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। और इसके लिए संविधान ने हमारा खाद्य विभाग बनाया है, उसके अधिकारी गली गली घूस लेते हुए तो नजर आ सकते हैं, लेकिन जांच करते हुए नजर नहीं आते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का हौसला बुलंद है कि वो भारत में वैमनस्यता फैलाने के लिए कभी थूक का कभी मूछ का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा की मैं मांग करता हूं। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं, मुसलमान या इस्लाम से इसका कोई वास्ता नहीं। हम लोग तो बिना नहाए और नहाने के बाद वुजू करने के बाद ही नमाज अदा कर सकते हैं। तो अगर ऐसी गंदी मानसिकता के लोग हमारे बीच में भी हैं तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके अच्छी बात इतिहास बनाना चाहिए, एक नजरिया बता देना चाहिए कि इस तरीके के लोगों की हिंदुस्तान में। बहुत अच्छी बात है हैदर अली जी, मैं आपकी तारीफ करूंगा कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई और खुलकर अपनी बात रखी। आप तारीफ के काबिल है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जिस तरह से हिम्मत के साथ बात रखी। प्रदीप जी अब आप बीच में बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, उसके बाद मैं महंत जी के पास चलूंगा। देखिए बिल्कुल, मैं अभी पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के इनका जवाब दे दूं। इन्होंने किस प्रकार अपना जो वक्तव्य रखा, सवाल कुछ था, वक्तव्य कुछ और रखा। आज जिस प्रकार से घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उससे कोई नहीं था। देखिए जिसने भी करा वो जुर्म है, मगर जिस जुर्म में मुसलमान ही क्यों। अभी जिस प्रकार से भाई साहब मुझे एक छोटा सा पैराग्राफ सुना रहे थे, बहुत अच्छा सुनाया, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। क्या ये देश में समाज में जो लोग बैठे हैं हमारा जैसे, कौन सुधारेगा? भारतीय जनता पार्टी सुधारेगी समाज को? समाज को शाम का सुधारने का काम है बुजुर्ग लोगों का, उम्रदार लोगों का, तुम्हारे मेरे जैसे लोगों का, जो कुर्ता पजामा पहन गए और कलफ लगा के तो 50 लोगों में नेतागिरी करने बैठ जाते हैं। ये हमारा आपका काम है अपनी युवा पीढ़ी को समझाना। यहाँ बैठ के हम टाइम पास करने आए केवल, और अपनी बातें रख के उल्टी सीधी चले जाएंगे, मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? कि कोई पेशाब मिला रहा है जूस में, कभी कोई रोटी में थूक कर रहा है, कोई क्यों कुछ बढ़ कर रही रहा है, है। तो जानना चाह रहे हैं जी वही तो चीज है। ये कौन कराना चाहता है? ये कौन देश का जो देश के अंदर दुश्मन आया हुआ है, जो हमारे बच्चों को भड़कला रहा है, हमारे बच्चों से ये काम करा रहा है? प्रदीप जी कौन है वो लोग? यार पूरी कौम बदनाम हो रही है। समझने वाली तो यही है, जो बच्चे बिगड़ रहे हैं इस कौम के, ये ध्यान देना पड़ेगा ना उनको, बुजुर्गों को। आज विषय ये है, मुद्दा ये है, बात इस पे होनी चाहिए। हिंदू महापंचायत क्यों हुई इस पे कोई नहीं बोलेगा। आज लव जिहाद, कभी पेशाब जिहाद, कभी थूक जिहाद, कभी रोटी जिहाद, क्यों? एक कावड़ में एक चीज निकाली गई कि अपने नाम का बोर्ड लगाएंगे आप। आप नाम कोई भी लिखे, प्रोपाइटर अपना नाम लिखिए, क्यों छुपे काम कर रहे हैं? क्या हिम्मत नहीं है? अगर मैं सलीम हूं तो सलीम लिखने में काहे की दिक्कत है? आप शुभम लिखिए, शुभम गार्डन लिखिए, प्रोपराइटर सलीम लिखिए, काहे की दिक्कत है? क्यों छुपके काम करा जाए? अरे डंके की चोट पर ये देश वो है जो लोग डंके की चोट पर युद्ध भी लड़ते हैं और डंके की चोट पर रहते भी हैं। तो इस चीज का आप लोग पक्ष ना लें और न्यायपूर्ण बात करें। कानून कुछ नहीं करेगा, नाम सब कुछ करेगा। ठीक है, एक सेकंड एक एक करके। डीपी यादव जी, हाँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। उससे पहले चूंकि महंत जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, एक सेकंड प्रदीप भाई आ रहा हूँ। महंत जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनका एक रिएक्शन जरूरी है। धर्मेंद्र गिरी जी, अब सवाल ये उठता है, क्योंकि आपके पास चर्चा में पहली बार आ रहा हूँ, ये महापंचायत हुई और कुछ लोग सवाल ये कर रहे हैं कि महापंचायत क्यों हुई, क्या जरूरत है महापंचायत करने की? कानून अपना काम कर रहा है, समाज को बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन सवाल ये है महंत जी की मानसिकता आ कहां से रही है? कोई भी हो, वो कोई भी कौम का हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो ऐसा कर रहा है
और लगातार ऐसी घटनाएं आ रही हैं एक के बाद एक, तो ये कर कौन रहा है, करवा कौन रहा है, इस पर हमें सोचना पड़ेगा। देखिए, जो आज महापंचायत हुई है उसमें ये जागरूक किया गया है लोगों को, जनता को, कि अगर इस देश में, भारत के अंदर चादर और फादर को हिंदुओं से आदर कराना है, तो वो हिंदुओं के खिलाफ जो साजिश हो रही है, जो इस तरीके के जिहाद हो रहे हैं, उनमें चादर और फादर वालों को भी साथ खड़े होकर आवाज उठानी होगी। ये इस महापंचायत का उद्देश्य रहा। रही बात जो एक कृत्य हो रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं अगर खाद्य विभाग में आज अगर खाद्य पदार्थों के ऊपर अगर जांच बिठा दी जाए, तो मैं कहता हूं कि 70%, मोर देन 70% आपको वो नहीं मिलेगा जो वो कह के बेच रहे हैं। आज मिलावट जिस तरीके से की जा रही है, लेकिन खाद्य विभाग से ज्यादा भ्रष्ट कोई विभाग नहीं है। इसकी भी जांच होनी चाहिए, इसके ऊपर कमेटी होनी चाहिए। और मैं तो जहां विरोधी पार्टियां हैं, जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आज भाजपा की सरकार है, तो विरोधी पार्टियां कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, इनके कार्यकर्ताओं को ऐसे अधिकारियों पर कमांड कसनी चाहिए। ऐसे अधिकारियों को मौका ही नहीं देना चाहिए कि वो वहां पर भ्रष्टाचार करें। वहां दूध का दूध, पानी का पानी हो। और जो आज देश में अप्रिय घटना है, थूक जिहाद या ये सब जो है, ये ऐसा नहीं है कि ये हिंदुओं, भाई वो ढाबा अगर कहीं चल रहा है या कोई जूस पी रहा है, तो जरूरी थोड़ी नहीं उसके माथे पर नहीं लिखा हुआ है कि कई बार नहीं पहचाना जा सकता है कि ये कौन है। तो ये सबके लिए है। अगर सबका हित चाहते हैं, राष्ट्र का हित चाहते हैं, तो ये राजनीति से हटके एक मुद्दा है और जो सभी के लिए मैं तो कहूंगा बहुत ही आघात पहुंचाने वाला है। ऐसा अगर किसी को पता चल जाए कि मैंने अभी जूस पिया है या रोटी खाई है या कुछ खाया है ऐसा या प्रसाद लिया है, तो उसमें इस तरीके का कुछ था, तो मैं कहता हूं आदमी अपने आप को हीन भावना से देखेगा खुद को। तो इसलिए खुद का बदलाव बहुत जरूरी है और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सभी को आगे आना चाहिए। अब एक सवाल है, और वो सवाल अब हमारे चारों मेहमानों से किससे पूछूं, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं। मैं सवाल बता देता हूं। सवाल सर ये आ रहा है मन में कि अब जैसे खाद्य विभाग है, उसकी जिम्मेदारी है कि तमाम जो भी खाना बन रहा है कहीं पर भी, जो लोगों को बांटा जा रहा है या फिर बेचा जा रहा है, उसकी जांच हो, उसमें पता चल जाएगा मिलावट है कि नहीं। लेकिन सर एक रोटी की जांच जो है, वो एक एक रोटी की जांच कैसे होगी? वो जो आटा गूंथा गया है उसमें तो कुछ नहीं है ना, लेकिन रोटी में अगर थूका गया है तो एक एक रोटी की जांच कैसे होगी? क्या ये संभव है? आप में से कोई भी जवाब दे सकता है। ठीक है, हैदर जी। मैं तो आप देखिए, बहुत सुंदर सवाल आपका किया और बहुत ही विचारणीय सवाल है आपका। और सर्वप्रथम मैं जो हमारे साधु समाज से गिरी जी बैठे हैं, उनकी निष्पक्षता पे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। देखिए, रोटी की जांच कोई नहीं कर सकता, ये बहुत ही अहम और बहुत ही मुख्य सवाल आपने किया है। लेकिन इसमें मेरा सजेशन ये है कि हर ऐसे स्थान पर जहां पे खाने पीने की चीजें आम जनता को दी जाती हैं, उसको देने वाला चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उसके उस स्थल पे, कार्य स्थल पर कैमरे लगा देना चाहिए और समय समय पर उन कैमरों के द्वारा उसकी जांच करते रहना चाहिए कि इस तरीके की कोई घटना, कोई गंदगी तो नहीं कर रहा है जिससे हमारे देश में खराब वातावरण बने। और मैं इसीलिए जो गिरी जी ने कहा, वास्तव में जब उन्होंने चादर फादर कहा तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि चादर फादर एक नया शब्द आया है। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि चादर फादर को अगर सम्मान लेना है तो हिंदुओं का जो कष्ट है उसके साथ आवाज में आवाज मिलाना होगी, तो मैं भी ये बात कहता हूं कि अगर किसी को भी कोई कष्ट होता है तो जब तक हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर एक साथ होकर एक मंच पे आवाज नहीं उठाएंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हम लोगों को एक मंच पे बिना राजनीति की सोच के आना ही पड़ेगा। बहुत ये अच्छी बात है और ये एक विचारणीय सवाल भी है। प्रदीप जी, अगर जैसे कि आज महापंचायत हुई, ठीक, महापंचायत में तमाम जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो मौजूद थे, विधायक जी मौजूद थे, साध्वी प्राची मौजूद थी। अगर एक महापंचायत ऐसी हो जिसमें जो साध्वी प्राची जिक्र कर रही थी, चादर फादर, वो सब लोग हों और हिंदू धर्म के लोग हों, तब इस पर चर्चा की जाए तो शायद ज्यादा बेहतर परिणाम निकल सकता है। प्रदीप जी, उसका डीपी यादव जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी जी, देखिए वह चादर और फादर की बात तो ये है। देखिए, अगर आपने फादर की बात करी है तो फादर बता देता हूँ, हमने भी अपने गाजियाबाद जिले के अंदर बहुत सारे पकड़े भी हैं ऐसे लोग
जो क्रिश्चियन मशीनरी को लेकर धर्म परिवर्तन करे, और हमने धर्म परिवर्तन के आपके चैनलों पे बहुत सारी घटनाएं देखी है। ऐसा क्यों है जी? कहीं आपने देखा हिंदुओं को आपने कि वो अपनी मशीनरी चला रहा हो और हिंदू बना रहा हो? क्रिश्चियनी और मुसलमानी क्यों है ये? क्यों धर्म परिवर्तन कराना चाहती है दोनों? इससे क्या मिलेगा? अरे वो कुदरत ने जैसा पैदा करा, जिसके घर पैदा करा उसे वैसे क्यों नहीं रहने देते आप? अगर वो मुसलमानी घर पैदा उसे मुसलमानी रहने दो, हिंदू घर पैदा हिंदू रहने दो। क्या चाहते हैं क्रिश्चियन की हमारी जनसंख्या ज्यादा दिखाई दे, या मुसलमान चाहता है कि मैं धर्म परिवर्तन करा के मेरी जनसंख्या ज्यादा दिखाई दे? प्रदीप जी, लेकिन जिस बात का जिक्र महंत जी कर रहे थे वो भी अपने आप में एक चर्चा का विषय है। सर मैं चादर की बात भी आ रहा हूँ, मैं हाँ चादर की बात पे भी आ रहा हूँ। हाँ मैं बहुत छोटा सा उदाहरण उत्तराखंड का दे रहा हूँ। जंगलों में किस प्रकार से कब्रिस्तान और कब्र बना दिए गए। रात बाद नजफगढ़ चले जाइए आप, नजफगढ़ किला चले जाइए, क्यों कब्र बना दी गई? कोई खुल के बोलने वाला नहीं है क्या? इसलिए बना दी गई। क्या वक्त बोर्ड कितना बड़ा एक विषय चल रहा है? प्रदीप आप जी, किसी के 200 साल पुराने घर को या 500 प्रदीप साल भाई, पुराने लेकिन घर इन को चीजों का मतलब वक्त बोर्ड में चले जाओगे? प्रदीप भाई, इन चीजों का मतलब ये थूक वाली रोटी और जो पेशाब वाला जूस है उससे क्या मतलब है सर? सर मतलब ये है कि मैं तो अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट लोग जो आंदोलनजीवी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे नाम को लेके, उन आंदोलनजीवियों को बोलना चाहिए कि अपना अपना बोर्ड, नाम का बोर्ड लगा के व्यापार करें। जिसका मन करे वो ले, जिसका मन ना करे वो ना ले। उससे प्रदीप भाई बात ये है प्रदीप भाई, उससे ये जूस वाला और ये थूक वाला मसला हल हो जाएगा? बिल्कुल। कैसे सर? 8% मसला हल हो जाएगा। आटे दाल का भाव पता लग जाएगा थूकने वाले को भी, जब रोटी नहीं बिकेगी उसकी। ये तो क्या ठीक है। डीपी यादव जी, और जूस वाले को पता लग जाएगा। हाँ हैदर भाई प्लीज ओवर टू यू। डीपी यादव जी, माफी चाहता हूँ, बस आ रहा हूँ आपके पास में, बने रहिएगा सर। जी भाई, हैदर जी, मुझे बड़ी हंसी आ गई है आदरणीय प्रदीप जी की वार्तालाप पर। ये वही नफरत की बातें कर रहे हैं। दरअसल जो आप ये सवाल भी आया था कि महापंचायत की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैं बता देना चाहता हूँ प्रदीप भाई को, महापंचायत की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि ये 350 से 240 पर आ गए। अब इन्हें महापंचायतों का, ऐसी महापंचायतों में सहारा रह जाएगा। कभी थूक की कभी मूत की बात पर ही राजनीति रह गई इनकी। विकास के झूठ बोल रहे हैं, पंचायत झूठ बोल रही है। विकास की राजनीति को पंचायत झूठ बोल रही है। पंचायत, अरे विकास भैया बाहर में यार, मैं रोटी और पेट की बात कर रहा हूँ। मैं विकास की बात कहाँ से आ गई? देश को बुलाया क्यों मुझे? कीजिए। अरे देश की बात की बात है, हमें देखा नहीं क्या? देखा नहीं क्या? मत कीजिए। आंख बंद कर लें, आंख बंद कर लें, समस्या है, समाधान आंख बंद कर लें। आंख बंद करने को कौन कह रहा है? ये तो बहुत बड़ा पाप है। ऐसी बात कर रहे हैं यार। हाथ से हाथ मिला के खड़े कीजिए इस पाप के खिलाफ। हाथ से हाथ अरे भाई कैसे खड़े हो जाए? की बात कीजिए, कैसे खड़े हो जाए? इस जमीन अपराध। अरे भाई कैसे खड़े हो जाए? कन्ना मिला के लोगों की बात कीजिए। सुनो, एक देश एक विधान एक संविधान की बात हो रही है, एक दूसरे के क्यों देते हैं? हमें गंगा जमनी की तहजीब सिखा रहे हो? हम आपके साथ खड़े हैं। हमें ना सिखाइए गंगा जमनी की तहजीब। आवाज दीजिए। हमारे सूफी संत इस मुद्दे पर सिखाओ। गंदी बात नहीं है कि कोई व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को थूक खिलाए, इससे गंदी बात तो हो नहीं सकती। तमाम हिंदुस्तान के लोग खड़े होंगे। अरे भाई समाज पे बोलो ना, आप तो नहीं बोल रहे। क्या वैसे कर देंगे? दूध का दाल चल जाएगा, नाम जब पता जाएगा, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। हिंदुस्तान 1947 से लेकर आज तक बिना नाम के, बिना उसके सबको आटे दाल का भाव तो इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सबको बता ही दिया है। अब आप नाम लिखने की नौबत क्यों आ रही है? नाम लिखने की नौबत क्यों आ रही है? चलिए नाम लिखने की आप रुकिए जरा एक सेकंड, प्रदीप भाई रुकिए, हैदर भाई रुकिए, एक सेकंड रुकिए प्लीज, दोनों लोग रुकिएगा। डीपी यादव जी ओवर टू यू। आप काफी देर से चर्चा में मैं आपके पास नहीं आ पाया, और डीपी यादव जी के बारे में कहा जाता है क्योंकि कई चर्चाएं होती रही हैं, जब खामोश रहते हैं उसके बाद जब बोलते हैं तो फिर सबकी बोलती बंद करते हैं। डीपी यादव जी, अब ये पूरा घटनाक्रम देखने के बाद, पूरी चर्चा देखने के बाद समझ क्या आया? मेरा एक सवाल भी था, खाद्य विभाग को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन क्या खाद्य विभाग एक ही रोटी की जांच कर सकता है? नहीं कर सकता है, सीधी सी बात है। क्या ये सवाल मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है? जरूरत है हमें लोगों को समझाने की, जो लोग गलत रास्ते पर भटक रहे हैं, चुनिंदा लोग, कोई भी हो सकते हैं वो। देखिए, निश्चित रूप से हमें जो लोग भटक गए हैं या जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको समझाने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है और सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी हम सबकी है।
अगर वो सही रास्ते पर नहीं आते हैं सीधे तरीके से, तो कानून का भय दिखा करके, सजा दे करके उनको हम सही रास्ते पर लाने का प्रयास करें। लेकिन जो चर्चा चल रही है अभिषेक जी, उसमें देखिए जो हिंदू धर्मगुरु बैठे हुए हैं और मुस्लिम स्कॉलर भी बैठे हुए हैं, उन दोनों ने उसमें अच्छी बातें कही, मामले को कहीं ना कहीं समझा बुझा करके और शांतिपूर्ण तरीके से इसका हल निकालने की बात की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, वो बराबर आग में घी डालने का ही काम कर रहे हैं, उसको सुलझाने का ही काम कर रहे हैं। ये किस प्रकार से भड़के, क्योंकि इनके डीएनए में, इनके जीन में दंगा फसाद सांप्रदायिकता समाई हुई है। वो यही चाहते हैं। अरे आप अगर ये चाहते हैं कि सबका नाम लिख दिया जाए, जिसकी इच्छा जहां से वो खड़ी है, तो आप सबकी जाति भी लिख दीजिए उस पर, लिख दीजिए उस पर, बताइए फलाने वर्मा, फलाने पटेल, फलाने कश्यप, फलाने निषाद, फलाने यादव। नहीं तो अगर ऐसा है तो फिर सभी लिखे, ठीक है। बर्तन की दुकानों पर लिख दीजिए, हाँ। तो जहां से चाहे वहां से खरीदे। अरे अभी तक तो एक जाति में ही लोगों की शादियां हो रही है, तो लोग अपने अपने पसंद के दुकानों पर ही खरीदे। अपने डीपी यादव जी, दिक्कत ये भी है ना डीपी यादव जी, एक दिक्कत ये है, एक दिक्कत और है डीपी यादव जी, एक दिक्कत और है। प्रदीप जी आ रहा हूं, एक सेकंड में आ रहा हूं। महंत जी आपके पास भी आ रहा हूं, हैदर भाई रुकिएगा, ठीक है। डीपी यादव जी, दिक्कत एक और है। दिक्कत ये कि कार्रवाई, अगर जाहिर सी बात है किसी को समझाना हो तो कार्रवाई होगी, कार्रवाई कानून के तहत होगी तो बुरा मत मानिएगा, समाजवादी पार्टी झंडा बुलंद कर देगी और कहेगी कि देखिए एक धर्म के लोगों को परेशान किया जा रहा है, एक जात के लोगों को परेशान किया जा रहा है। खत्म हो जाएगी जब से समाजवादी पार्टी, डीपी यादव जी, जड़ से खत्म हो जाएगी समाजवादी पार्टी। और आप अभिषेक जी थोड़ा हमको समय और दीजिएगा। ये जो धर्मगुरु महापंचायत बुला रहे हैं, तथाकथित धर्मगुरु, क्या इन्होंने कभी गरीबी के विरुद्ध पंचायत बुलाई, बेरोजगारी के विरुद्ध पंचायत बुलाई, महिला सुरक्षा के विरुद्ध पंचायत बुलाई, शिक्षा के बदहाल व्यवस्था के विरुद्ध पंचायत बुलाई? इनको आगे नहीं आना चाहिए कि इस देश में व्यवस्था सुदृढ़ हो, शिक्षा अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, कानून व्यवस्था अच्छी हो। ये केवल और केवल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा के साथ काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सिद्ध करने का, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सिद्ध करने का काम करते हैं। चलिए ठीक है, मेरा सवाल ये था डीपी यादव जी। प्रदीप जी सर एक चलिए बोल लीजिए, उसके बाद आता हूँ। हाँ, ये डीएनए की बात कर रहे थे। देखिए इन लोगों में तो डीएनए वैसे भी स्वर्गीय श्री मुल्ला मुलायम सिंह जी का है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारे अंदर अगर हमारा डीएनए है ना, वो वीर सावरकर जी का है, तो हम वैसी ही बातें करेंगे जाने की। और स्पष्टली कह रहा हूँ, चैनल पे खुल के बोल रहा हूँ और खुला बोल रहा हूँ। तो डीएनए हर किसी की होता नहीं है और हर किसी की औकात और माँ का दूध नहीं पिया होता, तो स्पष्ट बोल रहे मेरी तरह। प्रदीप जी प्लीज ऐसे मत करिएगा, देखिए आप नहीं प्लीज मेरे मित्र भी हैं और बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। सर मैं कभी गलत नहीं बोलता हूँ किसी के प्रति, सर मैं किसी के प्रति सम्मानित हूँ। अगर कोई डीएनए की बात करेगा, डीएनए समझते हैं ना आप, मैं समझता हूं सर। कौन है तेरा बाप, कौन है? हाँ तो मैं वो इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं नहीं प्लीज ऐसी भाषा नहीं, प्लीज नहीं मैं सर मैं गलत बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं सर? हम जो है ना 130 साल का इतिहास पढ़ रहे हैं हिंदू मुसलमान का। हाँ। कौन क्या करा क्या नहीं करा, 130 साल पुराना। हाँ। इन जैसे उन्हें पढ़ा होता ना तो शायद हो सकता है इतना नहीं बोलते। महंत जी को चर्चा में लूंगा, क्योंकि डीपी यादव जी ने सवाल महंत जी से किया था। मैंने अभी ये महापंचायत कर रहे हैं और भी मुद्दों को लेकर महापंचायत क्यों नहीं करते। प्रदीप जी एक सेकंड में आ रहा हूँ, हैदर भाई जरा सा इंतजार करिएगा, बस आया मैं आपके पास। ये कह रहे हैं कि महापंचायत इन्होंने महंगाई पे क्यों नहीं करी, हाँ इन्होंने दलित पे क्यों नहीं करी, इन्होंने गरीबी पे क्यों नहीं करी। हाँ, ये वही महापंचायतें हैं जो मंदिरों के अंदर, मठों के अंदर, गुरुद्वारों के अंदर भंडारे चलाते हैं गरीबों के लिए, खिलाने पिलाने के लिए। हाँ। अगर मैं आपसे सवाल पूछ लूंगा ना तो भाग जाएंगे डीपी यादव। इनका पूरा नाम पता नहीं, मैं डीपी यादव पूरा नाम लेना था, मिस्टर यादव बोलता हूँ इन्हें मैं, तो बता दूं मैं, अगर बता दूंगा भी मेरठ के अंदर ना सरकार के बारे में। सर एक सेकंड लूंगा, बस 1 मिनट मुश्किल से, अगर जवाब हो तो दे दीजिएगा, चित्र बिता तो भागेगा। अखिलेश सरकार के टाइम में मेरठ में एक पैसे वाले घर से बेटी उठा के ले गए थे मुसलमान, 1 महीने बाद वापस करी थी, एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई थी। जब उसकी शादी होने वाली थी 3 दिन पहले उठा के फिर ले गए थे। वो अखिलेश यादव था जिन्होंने एफआईआर भी नहीं होने दिया, कुछ कंप्लेंट होने दी। प्रदीप जी प्लीज ऐसी भाषा नहीं। देखिए प्रदीप जी आप क्या कर रहे हैं? सर भाषा नहीं है, दर्द होता है। नहीं आप अगर कह रहे हैं अखिलेश यादव था, कैसे सरकार अगर चुनी है, समाजवादी पार्टी सरकार अगर चुन के अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बैठाई है तो सबने वोट दिया है, चाहे हिंदू या मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो। मैं उन प्रदीप भटनागर को जानता हूं जो संयमित भाषा में जवाब देते हैं। प्लीज प्रदीप जी ऐसा मत करिएगा।
तो सर मैं यही ठीक कहना है। चाहता हूँ, गलत हो गलत बोलो सीखिए। नहीं अगर कोई बिल्कुल हिंदू ठीक है, गलत लेकिन करता है, गलत को अगर गलत भी हिंदू बोला गलत जाए तो करता सर एक है, संयमित भाषा में सर, बोला मैं जाता कह रहा है। हूँ, महंत जी हिंदू ओवर गलत टू यू। करता है, महंत जी हिंदू जवाब गलत देंगे करता डीपी है, यादव जी का। तो उसे प्रदीप भाई समाज से प्लीज, निकाला जाए। आ रहा हूँ ओके तो फांसी लटका ठीक है जाए और प्रदीप भाई। मुसलमानों से भी अरे प्रदीप भाई थोड़ा राजनीति पानी किया जाए। पीजिए ना, रुकिए, क्या कर रहे हैं आज आप? पानी पीजिएगा, है पानी प्रदीप जी? अच्छा चाय पी रहे हैं, ठीक है। महंत जी ओवर टू यू, आप जवाब दीजिएगा डीपी यादव जी का। कि साधु संतों को गरीबी के प्रति आवाज उठानी चाहिए। तो आज तक साधु संत तो यही कार्य करता आया है, भले ही लगता है कि डीपी यादव उससे देख नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं, हमारा दायित्व है कि हर घर मंगल हो। हम ये कभी नहीं चाहते कि वहां ना ये देखते कि ये मुसलमान है, ये ईसाई है या कोई अन्य है। अगर समस्या लेकर कोई हमारे पास आता है तो हम उसका समाधान अवश्य करते हैं, उसकी जाति न पूछते न धर्म पूछते। हमारे यहाँ कोई आपत्ति नहीं है कि कोई भी, आज मैं अगर बता दूं, आंकड़े बता दूं आपको, तो डीपी यादव जी और अन्य जो हमारे हैदर भाई बैठे हैं इनको भी पता चल जाएगा कि जितने भी मठ मंदिर हैं उनमें भले ही आज मुसलमान नाम बदल के रह रहा हो, 15 से 20% मुसलमान मठ मंदिरों के अंदर सेवा में हो या अन्य किसी पदासीन हो या भक्ति भाव में हो। मैं इसका आंकड़ा, क्योंकि ये चैनल के माध्यम से देना संभव नहीं है, अगर कोई मेरे से व्यक्तिगत पूछेगा तो मैं दूंगा। लेकिन जहां तक बात गरीबी हटाने की है, तो गरीबी हटाने के लिए अगर समाजवादी पार्टी को, यहाँ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो एजेंडा क्या है? समाजवादी पार्टी आज अपना एजेंडा अगर लेकर आई होती तो भाजपा रिपीट ना हुई होती। लेकिन समाजवादी पार्टी ने तो सिर्फ धर्म की राजनीति करना सीखा है और इसको, भाजपा को जिताने का काम भी समाजवादी पार्टी का है। हकीकत तो यही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी कभी मौका में आने ही नहीं देती है, कभी उस प्लेटफॉर्म पर आने ही नहीं देती है। कभी सवाल पूछने की अगर बात आती है तो वहां सिर्फ हिंदू मुसलमान का सवाल लेकर डीपी यादव जी, बहन जी कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। अभी बात हुई है आपस में, भाई मुख्यमंत्री हैं, आप भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपको क्या मतलब था मठाधीश माफिया के कहने का? आपको क्या मतलब था? फिर उसका जवाब भी आप लोगों ने सुन लिया कि गूगल से ढूंढना है कि मठाधीश की क्या है, गूगल से पूछना है। भाई गूगल पे भी तो कुछ ऐसी मानसिकता वाले लोग बैठे हैं ना जो उल्टा सीधा डाल रहे हैं। गूगल से ही अगर चलेगा तो फिर तो हम कहाँ हैं? तो इसलिए इनको भी समझना होगा, सत्ता प्रतिपक्ष को दोनों को समझना होगा कि किस तरीके से विकास हो, गरीबी दूर हो, उस पर चर्चा कितनी बार की है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कितनी बार चर्चा की है कि गरीबी पे उन्होंने कितनी बार लोगों को ऐसी कोई रैली की है कि जो विशेष तौर से गरीबों के ऊपर हो, गरीबों के आंकड़े वो लेकर आए। तो कहने का तात्पर्य है, मैं विशेष तौर पर डीपी यादव जी को बताना चाहता हूं कि हम लोग ही मुख्य रूप से गरीबों के ऊपर काम कर रहे हैं। हम हर घर मंगल चाहते हैं। अगर हम रास्ते से गुजर रहे हैं और गाड़ी में पंचर हो जाए तो हम पंचर वाले से ये नहीं पूछते कि तू मुसलमान है, क्योंकि 90% तो मुसलमान ही बैठा है आज रोड पे, पंचर की दुकान पे। तो अगर उसकी समस्या है तो हम उसका समाधान करते हैं। वो मुसलमान हमसे ये कहता है कि बाबा अभी मैं आपको कुछ दे नहीं सकता हूं, आप अगली बार अगर घर से निकलेंगे तो मैं आपका सम्मान करूंगा। तो ऐसा नहीं है, हम लोग सबको देखते हैं। हम जितना सरल हैं और सबके लिए हर तरह से जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों को हम जितनी सुख और समृद्धि के साथ काम कर रहे हैं, हर घर मंगल की कामना करते हैं, इतना तो कोई सोच भी नहीं सकता। चलिए ठीक है, डीपी यादव जी जवाब दीजिए, उसके बाद हैदर भाई के पास आ रहा हूं। बस मुझे पता है हैदर भाई, पेशेंस रखिए, मैं बहुत देर से आपको रोक कर रखा है। ठीक है डीपी यादव जी जवाब दीजिएगा। जी, मैं यहाँ जो हमारे हिंदू धर्म गुरु बैठे हुए हैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ और इनका इस्तेमाल करता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी बात की, सामाजिक सौहार्द बढ़ाने वाली बात की। इनके जैसे संतों की समाज में बहुत जरूरत है, जो सामाजिक एकता की बात करें, सामाजिक सौहार्द की बात करें, आपसी भाईचारा की बात करें और सर्वधर्म समभाव की बात करें, सबको साथ लेकर चलने की बात करें, आपसी एकता और भाईचारा को बढ़ाने की बात करें। हमको ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जिनके बोझ जहरीले हो, जो समाज को बांटने का काम करे, आपसी एकता और कहीं न कहीं भाईचारा हो, उसको समाप्त करने की बात करें। जी रुकिए ना एक सेकंड, यादव साहब एक सवाल है, यादव साहब एक सवाल और है, यादव साहब एक सेकंड, यादव जी प्रदीप भाई प्लीज रुकिए ना, आ रहा हूँ प्लीज। यादव जी एक सवाल और पूछा उन्होंने, अभी अखिलेश जी ने मठ मंदिरों को गाली बकी है, उससे भी जो बोल दीजिए जरा, जो अखिलेश यादव ने मठ मंदिरों को जो गाली बकी है उससे भी बोल दीजिए। 2024 का लोकसभा का चुनाव परिणाम आया है, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना मानसिक संतुलन खो दिए हैं।
चौकलाहट में वो कोई भी बयान दे देते हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि अब जनता की बात को समझिए, जनता के मन की स्थिति को समझिए, जनता क्या चाहती है उसको जानिए। अब आपके झूठ की नफरत की दिन लग गए हैं, अब नहीं चलने वाले हैं आपके झूठ का एजेंडा। आपके नाटक नौटंकी की राजनीति नहीं होने वाली है। अखिलेश जी ने क्या करा है बोल के को जो गाली करती है वो क्या करा है? अखिलेश ने काम अच्छा, अखिलेश यादव जी ने काम अच्छा करा है। प्रदीप भाई रुकिए ना, एक यादव जी सुनिए सुनिए प्लीज, दोनों महानुभाव रुकिए, एक सेकंड रुकिए प्लीज सर, प्लीज रुकिए। ऐसे नहीं होता ना 1 to 1। रुकिए ना डीपी यादव जी, प्रदीप भाई प्लीज रुकिए एक सेकंड। डीपी यादव जी रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? एक सेकंड रुकिए ना, रुक जाइए डीपी यादव जी प्लीज, सुनिए ना एक बार, सुनिए। हैदर भाई आप सुन रहे हैं इतनी देर से पूरी चर्चा को, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताता हूं। मुझे ये पूरा खेल जो है वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल खेल लग रहा है। हम लोग कहते हैं ना साइको किलर, कोई दिमाग से एक चीज के पीछे पड़ जाता है तो उसको हम लोग साइको बोलने लगते हैं। यहां पर मुझे लगता है कि सिर्फ एक साइकोलॉजिकल खेल है इसके पीछे, जो कुछ लोगों के दिमाग में एक फितूर शायद डाला गया, एक दूसरे से कहां से आया ये नहीं पता, लेकिन ये है, जिसकी वजह से कोई रोटी में थूक दे रहा है, कोई जूस में पेशाब मिला दे रहा है, और बदनाम जो है वो जाहिर सी बात है, मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि बदनाम जो है कम हो रही है। ओखला के अंदर मिले थे वो नहीं दिखा था आपने? लग गया प्रदीप भाई प्लीज रुकिए ना। मिले ना आप अभी तो जी थोड़ा आप गलत जा रहे, मैं टोकूंगा आपको भी। न्यायपूर्ण बात नहीं कर रहे हैं आप। अगर उस दुकान से आप भी जूस पीते होते तो आप थोड़ा सा ना पक्ष विपक्ष वाली बात लगे, सच्ची की तरह बोले। प्रदीप भाई एक चीज बताइए, सुनिए ना मेरी बात सुनिए। अच्छा मैं आप चीज कह रहा हूँ, प्रदीप भाई सुनिए ना। प्रदीप भाई कहीं आपने मुसलमान बेटे टारगेट होते देखी है? अरे मेरी बात तो सुनिए प्रभु, एक सेकंड, मेरी बात तो सुन लीजिए। पक्षपात बात मत कीजिए। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए ना, महान जी प्रदीप जी मेरी बात तो सुनिए। ये महंत जो मेरे साथ बैठे हैं, पता नहीं महंत है नहीं, मैंने शक्ल नहीं देखी इनकी। प्रदीप जी मेरी बात सुनिए। अच्छा एक सेकंड सुनिए सर, प्लीज सुनिए ना, सुनिए। जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है, प्रदीप जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल साहब आ रही है। जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है। जम्मू कश्मीर में हम देखते थे कितनी सारी आतंकी घटनाएं होती थी और उनमें जम्मू कश्मीर की आवाज शामिल होते थे। तो प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि वो भटके हुए लोग हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, भटक गए हैं, कहते हैं ना, उनको सही रास्ते पर लाना है, कहते हैं ना। बस यही खेल है। मैं ये समझा रहा था कि हो सकता है इनके दिमाग में कोई फितूर डाला जा रहा है। अभी भी आप गलत हो, मैं आपको गलत साबित कर दूंगा अभी आपको। बोलिए। अच्छा हैदर भाई मैं आ रहा हूं आपके पास, प्रदीप भाई को सुनते हैं जरा। अगर आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर आपने 36 साल पहले देखा है, और जम्मू कश्मीर का जब हालत खराब हुई, चाहे वहां कोई समुदाय हो और विशेष जो है मुसलमान, जब उन्होंने देखा कि जो मुसलमानों के नाम पे सरकार बना के कई लंबे टाइम तक बैठे और उन्होंने कुछ नहीं करा, ना जल दिया, ना पानी दिया, ना उन्हें रोजगार दिया, तो जब से क्या नाम केंद्र शासित प्रदेश बना तो बीजेपी की सरकार ने एक देश श्रेष्ठ भारत और एक विकसित भारत के नाम पे काम करा और उन्हें अपना बनाया। मगर जो बुखार इस समय बुखार जो राजधानी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में है, वो बुखार दूसरा है। जम्मू कश्मीर का बुखार दूसरा है। और जम्मू कश्मीर का बुखार ठीक करा है भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के अंदर, और बहुत अच्छा बुखार ठीक करा है। ये तो वह हिंदू रह नहीं सकता था। क्या डीपी यादव बोलेंगे बैठ के कि जम्मू कश्मीर में जो हुआ गलत था? भाई ठीक है, ये चर्चा तो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं और आप बाद में, सुनिए ना प्रदीप भाई, मैं और आप बाद में कर लेंगे ना चर्चा इस पर। सर आप और कहाँ गलत है वही बता रहा हूँ मैं आपको। मैं सर यहाँ पक्ष विपक्ष की बात मत करो, बात हिंदू मुसलमान की बात मत करो, या बात करो न्यायपूर्ण तरीके से। जो हम वीडियोस देख रहे हैं, जो चीजें सामने आ रही है, चाहे वो तिरुपति सर, पहली बात तो ये प्रदीप भाई देखिए, प्रदीप भाई देखिए, एक बात सुनिए, मैं न्याय करने वाला मैं कोई नहीं हूं सर, पहली बात। दूसरी बात यह है, मेरा काम है आवाज उठाना लोगों की, मैं उठा रहा हूं और बाकायदा डंके की चोट पे अपनी बात भी रख रहा हूं। सही है गलत का निर्णय आम लोगों को लेना है। मेरा मतलब ये प्रदीप भाई, सरकार में आप हैं, प्रदीप भाई सरकार में आप हैं, जैसा करे जैसा आपको ठीक लगे, है ना। सरकार की बात कर रहे हैं ना प्रदीप भाई, मैं आ रहा हूं, अब सुनिए ना। अरे मैं और आप बाद में फोन पर बात कर लेंगे ना प्रदीप भाई, रुकिए ना प्लीज। अरे मैं और आप फोन पर बात कर लेंगे बाद में, रुकिए ना, थोड़ा रुकिए। हैदर अली जी ओवर टू यू। देखिए मैं आपको सर्वप्रथम बताऊं कि अजीत भाई, राजनेताओं का यही खेल होता है, विषय कुछ होता है और चर्चा कुछ और हो जाती है। विषय चल रहा था खान पान का, और हमारे देश की जो संस्कृति को बिगाड़ने का खेल चल रहा है, उसको हम लोग कैसे अपनी संस्कृति को बचा पाए, ये चल रहा था विषय। लेकिन वो तमाम मुद्दों पे हम लोग आ गए और मुख्य मुद्दे से भटक गए।
मैं प्रदीप भाई को और आपको और यहाँ बैठे हुए रिसीवर जो हैं गिरी साहब उनके भी संज्ञान में लाना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले बरेली के डोमिनोज पिज्जा है, बहुत बड़ा एक इसकी कंपनी है, इसकी सैंपलिंग हुई थी, उसमें रिपोर्ट में साफ साफ उसमें पिक्की चर्बी मिली भी आई थी, लेकिन अभी तक प्रशासन ने उस सेंटर को बंद तक नहीं किया, वो खुला हुआ है। तो क्या यहाँ पे मुसलमान का नाम होगा जहाँ राशिद साजिद होंगे अगर इत्तेफाक से बदनसीबी से, जबकि मैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर यहाँ बैठा हूँ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस्लाम से ऐसे लोगों का कोई वास्ता नहीं जो किसी दूसरे मजहब के लोगों को या खुद के मजहब के लोगों को इस तरीके से गंदगी से खिलाए। हमारा इस्लाम साफ साफ कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आकाश तुम तुम्हारे मजहब पर, हम हमारे मजहब पर, हम अपने मजहब पर हैं। तो इसलिए ये तो मजहब, प्रदीप भाई बात सुन लीजिए प्लीज, आपका आवेश मुझे सत्ता से प्रेरित लग रहा है, बार बार मैं फिर वही कह रहा हूँ, आप बात सुनिए। तो ये जो डोमिनोज पिज्जा है इसके विरुद्ध कार्रवाई कौन करेगा? इसके खिलाफ तो कोई महापंचायत नहीं होती है। महापंचायत होगी नाम के पीछे राशिद या साजिद या जावेद हो, फिर महापंचायत होगी। डोमिनोज पिज्जा के खिलाफ कोई महापंचायत नहीं होगी। हम डोमिनोज पिज्जा की मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई, अरे क्यों नहीं बनते मंदिर पढ़ने? मंदिर वाले ने उस कारतूस की क्रांति की थी, जिस कारतूस पे गाय की और की चर्बी लगाई जाती थी, तो हिंदू और मुसलमानों ने दोनों ने मिलकर हमारी क्रांति की थी, 1857 की क्रांति जिसे कहा जाता है। तो आइए एक दूसरे से हाथ मिलाकर, हाथ पकड़कर आवाज उठाते हैं। ये 2024 की क्रांति कहते हैं कि किसी को भी न झूठा खिलाने देंगे, न थूक खिलाने देंगे, न मूत खिलाने देंगे, न किसी जानवर की चर्बी खिलाने देंगे। हाथ मिलाइए। तो बंटवारे की बात करते हैं प्रदीप भाई, क्यों इतना आवेशित हो जाते हैं भाई? ठंडे दिमाग से सोचिए कि मेरी बात का जवाब दे दीजिए, मेरी एक बात छोटा हम लोग ठंडे दिमाग से देखेंगे। सर मेरी बात का जवाब दे दीजिए सर, एक जवाब तो दे दीजिए। चलिए तो मेरी बात का बताइए। आपके यहाँ चलता है हलाल का गोश्त? बिल्कुल चलता है ना? बिल्कुल। और मेरे चलता झटके का गोश्त, खा लेंगे? झटके का गोश्त खाएंगे आप? नहीं चलता, मेरे हाथ लगा नहीं चलता। मैं आपको जवाब दे देता हूँ, सर्वप्रथम मैं आपको जवाब दे देता हूँ। आया ना, जब खा लेंगे बैठे रहे हैं या सर, खा लेंगे। सुनिए आप मेरे नहीं भाई सर, जवाब लंबा मत कीजिए, ये जवाब दे दीजिए, खाएंगे या नहीं? आपके आ जाइए प्रदीप भैया, मैं आपके भाईचारे की बात कर रहा हूँ सर, मैं तो आपके भाईचारे की बात कर रहा हूँ। आपके भाईचारे की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपके लिए भी गोश्त नहीं लिखा गई। क्यों नहीं खाएंगे भाई? भाईचारे की बात कर रहे हैं आप तो, आप तो भाईचारे की बात कर रहे हैं ना। गिरी महाराज क्या बता दें क्या दोस्त आपके यहाँ भाईचारा खत्म हो गया? भाईचारा खत्म हो गया? क्या झटके का गोश्त हिंदू धर्म में खाना जायज है? या आप ऋषियों से पूछिए। नहीं, हिंदू धर्म में तो गोश्त खाना जायज नहीं है। हिंदू धर्म में तो गोश्त खाना जायज नहीं है सर। अब आपका भाईचारा कहाँ चला गया? आपका भाईचारा कहाँ चला गया? भाईचारे हलाल मुझे आप मेरे साथ नहीं खाएंगे आप? भाईचारा कहाँ चला गया? झटके का गोश्त नहीं खा, मैं झटके का गोश्त नहीं खा सकता। मेरे इस्लाम ने मुझे हलाल गोश्त खाने की इजाजत दी है, तो मैं हलाल गोश्त खाऊंगा। हमारे भी भाई हिंदू धर्म में मैं भाईचारा का, मेरा भाईचारे की बात का ड्रामा क्यों कर रहे हैं? मैं भाईचारे के ड्रामा आप क्यों कर रहे हैं? भाईचारे का ड्रामा क्यों कर रहे हैं आप यहाँ पे? प्रदीप भाई आपने सवाल कर लिया, आप जवाब नहीं लिखिए। आपकी भाषा बड़ी गंदी है। चारा मत बनाइए, बोलते चारा नहीं है हम। आप चारा होंगे समाजवादी पार्टी वाले, चारा नहीं है। देखिए आपने जो है डीपी यादव जी के पास चलेंगे, ठीक है? उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे भारत भाई किसी सवाल का जवाब नहीं है, सिवाय किसने के। चलिए वापस आते हैं, हल्का गोश्त खाने की दावत भी नहीं दूंगा। मुझे एक बात और बता दीजिए, अभी हम मदरसे की बात कर रहे थे, अभी शनिवार मदरसे की बात कर रहे थे, आप मदरसे की बात कर रहे थे। एक सेकंड रुकिए ना प्रदीप भाई प्लीज, इधर जी रुकिए एक सेकंड। ऐसे किसी को समझ में नहीं आ रहा है ना, रुकिए। डीपी यादव जी, क्या ये विषय जो पूरी चर्चा हम कर रहे हैं जिसको लेकर तो जी पूरे एक्सपोज हो चुके हैं? भाईचारा सुन लिया होगा आपने। यादव जी मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है आपकी। हाँ, ये पूरा विषय जो है, ये पूरी चर्चा ये है क्या सर आपकी नजर में? ये जितने भी लोग हैं, जितने भी वीडियोस आ रहे हैं, क्योंकि एक चर्चा ये भी है कि ये कौन लोग हैं, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि मैंने बताया कि हो सकता है कि एक साइकोलॉजिकल खेल हो, लेकिन प्रदीप जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है ना?
देखिए आदित्य जी, ये पूरी चर्चा यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कई न कई लोगों की धार्मिक आस्थाओं को सुचारू रूप से और सही तरीके से व्यवस्थित करने में नाकाम हो रही है। दीप यादव जी की आवाज भारतीय ठीक करें। जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था स्थापित करने में नाकाम हो रही है। बताइए, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट कहाँ है? तरह तरह के तमाम लोग जो है घूस लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, इंस्पेक्टर लोग चेक नहीं कर रहा है, और फिर जिनके ऊपर शिकायतें दर्ज होती है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये कैसे चलेगा? ये बताइए। ये धर्म का मुद्दा नहीं है, ये इस देश में कहीं न कहीं कानून का विषय है। कानून बना हुआ है, हर विभाग का अपना अपना काम बना हुआ है, विभाग अपने अनुसार काम नहीं कर रहा है। जी दीप यादव जी, सवाल पूछ लीजिए कि जिलाध्यक्ष ने 12 साल की रुकिए ना, बच्चे एक पे सेकंड सर, अभी एक बलात्कार सेकंड। किया था, उस पर क्या बोलेंगे? 12 साल की दलित हिंदू बच्ची पे अभी बलात्कार का मामला जो आपके महानगर अध्यक्ष जो है अयोध्या के, जो उन पे करा गया है, उसमें क्या बोलेंगे? अभी तक तो आपने इस्तीफा लिया नहीं। क्यों दलित की बेटी हिंदू की बेटी को क्यों टारगेट करा? मानसिक कह रहे हैं, मानसिक कह रहे हैं आप इसे। तुम्हारा मुखिया डीएनए मांग रहा है, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मांग रहा था आपका मुखिया। इतना स्थिर में राजनीति तक गिर गया आप लोग। कुछ शर्म कीजिए आप लोग। उसका केस नहीं दर्ज हुआ है, महिला सुरक्षा की बात करते हैं महानगर जी। यही महिला सुरक्षा आपका महानगर अध्यक्ष है जो बलात्कारी है, आपका भाजपा, आपका समाजवादी पार्टी का नहीं है नेता वो? है या नहीं? तो आप नेता दीजिएगा। आप बलात्कारियों को, आपकी सरकार आपका है नेता, आपने अपने नेता तक को बाहर निकाला नहीं, आपने बलात्कारी को आपने यहाँ बैठकर सफाई दे रहे बेटे की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आज समाजवादी इस एक महीने में 4 समाजवादी पार्टी के नेता पकड़े गए। बलात्कारियों को अपने बोले थे आपकी सरकार में। आपको तो इतनी शिक्षा रहनी चाहिए कि 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, वो रिपोर्ट आने के लिए भटकती है, आपकी सरकार में रिपोर्ट करने लगी होती है। ये कैसी सरकार है? किस तरह की महिला सुरक्षा हो रही है? यादव जी, मुद्दों पर जवाब देना सीखिए, सीधा बदर मत भागा करो। इस पर सीधी सीधी टॉक टू टॉक किया करो, क्लियर, जैसा मैं करता हूँ स्पष्ट। मैं पीछे आगे नहीं भागता, मैं तो वर्तमान की बात करता हूँ। अगर वर्तमान में जी रहे हैं, वर्तमान की बात अच्छी लगती है करते में, आपके बस की नहीं है वर्तमान में बात करते हुए। प्रदीप जी लगे हाथों एक जवाब दे दीजिएगा। प्रदीप जी लगे हाथों एक जवाब दे दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता और वो तमाम जनता जो इस तरह की रोटी जूस से जिसका सामना हो रहा है, उसको लेकर सरकार क्या कर रही है और क्या स्टेप लेगी? बिल्कुल, देखिए जी, रोटी हो चाहे जूस हो चाहे व्यक्ति की असमत हो, अगर कोई जिहाद करेगा वो किसी धर्म का हो, मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो, बख्शा नहीं जाएगा और बुलडोजर चलेगा। स्पष्ट कह रहा हूं बैठ के। और उत्तर प्रदेश की जनता को ईमानदारी से अगर अपना पेट पालन करना है तो ईमानदार की जिंदगी जीनी पड़ेगी, ईमानदारी से अपना काम तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, कह रहे हैं डीपी यादव जी बता रहे थे। कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया? कर दिया तो क्या हो गया? हाँ। कानून अपना काम करेगा ना अपने दायरे में। कानून अपना काम करेगा। आपको सुप्रीम कोर्ट की बात भी रखिएगा, मगर हरकत करने वाले को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, वो किसी धर्म का हो, उसको संभल के काम करना पड़ेगा। जिहाद का जो माइंड में चल रहा है उसको निकालना पड़ेगा। ये जो मेरे साथ एक मुस्लिम स्कॉलर बैठे थे और ये मदरसे की बात कर रहे थे, इनके मदरसों के अंदर भी अब्दुल हमीद और एपीजे अब्दुल कलाम साहब को नहीं पढ़ाया जाता है। जिस दिन पढ़ाने लगेंगे ना तो जिहादी नहीं निकलेंगे, देश प्रेमी निकलेंगे। ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा मेंटलिटी की बात है कि क्या चल रहा है। देखिए साहब, बहुत छोटे उदाहरण दे रहा हूँ। एक जो है एक कानून, एक भारत एक सीए की बात चली थी। देखिए जिहाद कैसा था। इस भारत के अंदर जितनी मस्जिदें थी या नमाज पढ़ने आती, वहां पे बाकायदा स्पीकर और पोस्टर लगा दिए गए थे। अरे भाई, एक समान सबको मिलना चाहिए ना अधिकार। अगर मेरे को 100 किलो चावल आटा मिल रहा है तो मेरे पड़ोसी मुसलमान को 100 किलो आटा चावल क्यों ना मिले भाई? हाँ। मेरे बच्चे को अगर सोने की चैन सरकार दे रही है तो मेरे मुसलमान के बच्चों को क्यों ना मिले भाई? बराबर का दर्जा मिलना चाहिए सबको ना। हाँ। तो यही एक बात हो रही थी। क्या ह्यूमर फैलाया इन पार्टियों ने कि भाई ये तो मुसलमानों को खत्म कर देंगे, मुसलमानों को बाहर भेज देंगे, इनकी मान्यता खत्म कर देंगे। अरे भाई, ये देश सबका है। दादा परदादा इस देश की आजादी में सब शुक्र पे खाक हुए हैं। हाँ। मेरा देश स्पेशल नहीं है, सबका है। और ये जिहाद कर रहे हैं, उनको सिखाना समझाना पड़ेगा, ये भी आप लोगों का काम है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है हैदर भाई, ओवर टू यू। शाम तक 5 सुनता है।
जब 5 बार नमाज पढ़ता है तो इसी जमीन पर सजदा करता है। हैदर भाई की आवाज ठीक करें। सजदा करके अपने प्यारे रब को याद करता है। उसे देशभक्ति मत सिखाइए आप। तो संस्कृति का दूर करने में प्रयास कीजिए। हाँ ये क्या कह रहे हैं, तो आवाज साफ नहीं आ पाया। हाँ करा रहे हैं। हैदर भाई दोबारा बोलिए, आपकी आवाज ठीक अब करा दिए। मैं सुधीर भाई से निवेदन कर रहा हूँ कि मुसलमानों को देशभक्ति का पाठ न पढ़ाएं। वो मुसलमान जब 5 बार नमाज अदा करते हैं तो इसे हिंदुस्तान की जमीन पर अपने अल्लाह के लिए सजदा करते हैं, को सुनते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे मदरसों से वीर सावरकर जैसे जिनको आपने भी नाम लिया था, उन जैसे देशभक्त नहीं निकलते हैं। हमारे यहाँ अल्लाह खान जैसे निकलते हैं जो अपना सर इस देश के लिए कुर्बान कर देते हैं और फांसी के फंदे को चूमकर इस देश का नारे लगाकर अपनी जान दे देते हैं। माफीनामा लिखकर देने वाले लोग हमारे मदरसे से नहीं निकले, इस बात से हमें गर्व है। ठीक है महंत जी अब आगे क्या? महापंचायत हो गई, इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आई, उसके बाद महापंचायत हो गई, अब आगे क्या? देखिए अभी हैदर जी कह रहे थे कि हमारे महंत जी मेरी आवाज आ रही है? नाम से ये निकलते हैं, लेकिन हमारे मुसलमान उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी ने जो 2047 का जो एजेंडा था PFI, उसमें उनका नाम आया तो किस मुसलमान ने उसका विरोध किया? तो कहीं ना कहीं ये दोहरी राजनीति, मुसलमान वास्तव में करना बंद कर देंगे तो देश का कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा, जनता का कल्याण होगा। जहां तक बात आज मुद्दे की है, जो खान पान और जिस पर जो चल रहा है, इस पर अगर मुसलमान, मैं अभी इनसे हामिद जी से पूछ लेता हूँ कि इसकी सजा क्या हो। अगर कोई इसमें ऐसे पाया जाता है और उसका पूरे साक्ष्य मिलते हैं, वीडियो मिलता है कि उसने ऐसा किया है, तो उसको सजा क्या होनी चाहिए? तभी तो कोई डरेगा। सजा कुछ है नहीं, चला जाएगा जेल, चला जाएगा 4 दिन बाद, 3 महीने बाद बाहर आ जाएगा। तो उसकी सजा का प्रावधान भी तो आप बताएं कि क्या होनी चाहिए, तभी तो लोगों में डर होगा। जहाँ सजा नहीं है तो वहाँ कुछ नहीं है, लोगों को मजा आ रहा है करने में, लोगों को TRP मिल रही है, लोग सोशल मीडिया से पैसा कमा रहे हैं ये सब करके। तो कहने का तात्पर्य है कि जो सजा हो तो फिर मजा नहीं लूट पाएंगे ना, तो सजा का प्रावधान आगे लेकर आए आप लोग। ठीक है हैदर जी, हाँ हैदर भाई बोलिए। मैं साधु जो हमारे गिरी जी बैठे हैं उनको पुनः धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वास्तव में जिस आज पहली बार मैं जीवन में ऐसे साधु से मिला हूं जो बिल्कुल सत्यता की बात कर रहे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। और ये बात बिल्कुल सच है। मैंने मंचों पे कहता हूं कि मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अमन और अमन का पैगाम लेकर इस दुनिया पर आए, अगर उनके नाम पर कोई लश्कर तैयबा चलाएगा और हिंदू भाइयों को गोली चलाएगा या विस्फोट करेगा, तो जब तक मुसलमान इसके खिलाफ उतरते नहीं आएंगे तब तक बचे हुए हिंदू ये नहीं समझेंगे कि ये मुसलमान सिर्फ नाम का था और इनका इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। हमें इस सवाल का जवाब दे दीजिए। आ रहा हूँ प्रदीप जी, आ रहा हूँ प्लीज, आ रहा हूँ, फाइनल कमेंट लेने आ रहा हूँ। जब तक हिंदू के सवाल पूछना होगा, जुल्म होगा तो मुसलमान को भी आना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है हैदर भाई, ठीक है ठीक है प्रदीप जी 40 सेकंड में फाइनल कमेंट करिए, 40 सेकंड बस, उसके बाद DP यादव जी के पास आऊंगा। हैदर जी से एक सवाल है मेरा, हैदर जी काफिर किसको कहते हैं इतना बता। आप सवाल मत करिए सर प्लीज, समय नहीं है। हमें बताओ, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जो खुदा के वजूद से इनकार करे वो काफिर। चलिए आप झूठ बोल रहे हो। DP यादव जी फाइनल कमेंट 40 सेकंड प्लीज, जल्दी से। प्रदीप भाई रुकिए, हैदर जी रुकिए 1 सेकंड। जी जी प्रदीप भाई प्लीज रुकिए ना। DP यादव जी मेरी आवाज आ रही है? ये आ रही है आपकी आवाज? फाइनल कमेंट एक 30 सेकंड। देखिए आदित्य जी, मेरा कहना सिर्फ ये है कि जो भी अपराधी है, जो भी दोषी है, इस प्रकार से धार्मिक भावनाओं को कहीं ना कहीं आघात पहुंचाने की चेष्टा कर रहा है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चाहे वो तिरुपति बालाजी में प्रसादम है, हाँ गाय की चर्बी पिलाने का मामला हो हाँ। या अन्य कहीं का मामला हो, बताइए कितने लोगों की भावनाओं के साथ वहां खेल हुआ है। ठीक है प्रदीप भाई 30 सेकंड फाइनल कमेंट, दमदारी वाला बोलिए। जो लोग यहाँ बैठ के मठ मंदिरों को गाली बकते हो और वो भाईचारे की बात कर रहे हैं, शोभा नहीं देता पहली चीज। हाँ। और मुस्लिम समुदाय को अपने हाँ। उनके बुजुर्गों को ये चीज संभालनी और समझानी पड़ेगी। हाँ। अपने युवाओं को ये हरकतें ना कर, इस तरह बढ़ती जा रही, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हाँ चलिए, कुछ गरम तो कुछ नरम। आप लोगों ने मेरे साथ आप ये चर्चा की और सार्थक चर्चा करने की कोशिश की, थोड़ी बहुत गर्मी हुई, कोई बात नहीं।
हैदर अली जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रदीप भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, महंत जी आपको प्रणाम और डीपी यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है ये घटनाएं अपने आप में बहुत कुछ सबक देती हैं। सबक क्या ये खेल सियासी है, क्या ये खेल दिमाग का है, या फिर इसके पीछे एक बड़ी साजिश है जो लगातार ये काम कर रही है। सवाल ये है कि ऐसे लोगों को रोका कैसे जाएगा। आज की खास चर्चा में इतना ही। न स्याही के दोस्त न सफेदी के दुश्मन, हमें आईना दिखाना दिखा देते हैं। नमस्ते।